हेलो दोस्तों, तो आज हम आपका पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। तो पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते क्या है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका सेकेंडरी फंक्शन है, वो आपका सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैनेजर्स फ्रेमवर्क बनाते हैं, मैनेजर पता लगाते हैं कि कितने कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने कितने डिपार्टमेंट होंगे। जैसे कि एक परचेस डिपार्टमेंट हो गया, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एक फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये सब कौन करता है? मैनेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजर पता लगाता है कितने कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने कितने मैनेजर्स रखने हैं, और कितने सुपरवाइजर रखने हैं, कितने सबऑर्डिनेट रखने हैं, और कितने अदर वर्कर्स रखने हैं। तो ये सब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करता है अरेंज करने में ऑल दोज थिंग्स which are required to achieve objective which are required to achieve objectives of business objective of business। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें हेल्प करता है सभी सामान को अरेंज करने में, जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। जो प्लानिंग से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या करना है। जो प्लानिंग है वो हमें हेल्प करती है, वो हमें बताती है कि हमें क्या क्या करना है, जैसे प्लानिंग। और जो ऑर्गेनाइजिंग है जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है वो हेल्प करती है कि जितने भी आइटम्स जो जो आपको सामान चाहिए वो उन सबको अरेंज करने में हेल्प करती है। उन सबको अरेंज करने में हेल्प करती है कौन? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो है उसका मतलब होता है ढांचा। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसका मतलब है ढांचा, कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा बनाएं, कि हमें कितने डिपार्टमेंट रखने चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट हमें रखने चाहिए। जो मैनेजर है वो सबसे पहले परफॉर्म करता है। जो मैनेजर्स होते हैं वो सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो मैनेजर होते हैं वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि मैनेजमेंट के पास जिससे कि जो मैनेजर है वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे कि मैनेजमेंट के पास फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है जिसको हम ढांचा बोलते हैं, बोले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब जब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि उसको क्या क्या चाहिए। तो मैनेजमेंट के पास क्या हो गया, एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आउटकम है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का। जो आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी आपने गलती से गलत स्ट्रक्चर बना दिया तो वो आपके बिजनेस को ख़त्म कर सकता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है, डिसाइड हो जाता है कि मार्जिनल और ऑपरेटिंग टास्क कैसे परफॉर्म करना है। और ये रिलेशनशिप बता देता है वर्कर्स रिसोर्सेज के बीच कि हमें क्या रिलेशन है, अब कौन सबऑर्डिनेट है, कौन बॉस है,
ये हमें क्लियर हो जाता है किसकी मदद से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मदद से क्लिप में क्लियर हो जाता है कि कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है। द स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, द स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, पहले स्पैम ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देख सकते हैं आप, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। पहला आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। मान लीजिए कि एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट का, एक मैनेजर आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट का और एक मैनेजर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो मान लीजिए कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 3 वर्कर्स है, जो मैनेजर है 3 एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, और वहीं आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर 5 एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। ये 5, तो यही है स्पैम ऑफ मैनेजमेंट कि एक मैनेजर अपने अंडर कैसे कितने एम्प्लॉयज़ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, यही होता है आपका स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके मीनिंग्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। लिमिटेशन को हम डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। तो देखते हैं आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखते हैं हम मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको केवल और केवल वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वह एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंगल साइकिल बनाता है, लेकिन इसका बिजनेस बहुत बड़ा है। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, मान लो जैसे साइकिल। साइकिल में आपको आपके अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब पहले साइकिल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा, तो आप उसके लिए एक अलग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाओगे। फिर प्लानिंग भी करनी होगी कि कैसे बनानी है, तो उसके लिए आप अलग प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाओगे। फिर परचेज़ करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का परचेज़ करने के लिए आप अलग डिपार्टमेंट बनाओगे, उसको वो होगा परचेज डिपार्टमेंट। फिर आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा जो साइकिल को बनाएगा। फिर आपको उसको सेल्स भी करनी होगी, फिर आप एक और डिपार्टमेंट बनाओगे जो होगा सेल्स डिपार्टमेंट। तो यही है कि इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट तो है, लेकिन है तो एक सिंगल प्रोडक्ट का बिजनेस तो यही कहता होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है फंक्शनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड into different department. Entire organization is divided into different department or a part on the basis of major function or a part on the basis of major functions to be performed. एक मेजर फंक्शन क्या हमारा साइकिल बनाना, और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो यही कहता होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो केवल वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। मानो एक बहुत बड़ा बिजनेस, जैसे कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। बिजनेस बहुत बड़ा है लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो यही होता होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं आपका इसके बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस बोल सकते हैं, क्या क्या होते हैं। पहले आपका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब कि जो इसमें आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके यहाँ काम करते हैं, वो काम में स्पेशलाइजेशन होते हैं, एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही काम को अगेन एंड अगेन करते हैं, इसलिए एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ सकते हो आप। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर ईच डिपार्टमेंट एंड इट्स पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंसर्न ऑन ओनली वन फंक्शन एंड वर्क after performing the same work for a long period of time. An individual will become expert in his job and organization will get benefit of their specialization.
दैट इज प्रोडक्शन विल इम्प्रूव क्वालिटी वाइज एज वेल एज क्वांटिटी वाइज। जब कोई भी एक फंक्शन को अगेन एंड अगेन करता है तो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। यदि आप किसी काम को करने में 1 घंटा लेते हो और उस काम को आप डेली डेली करते हो तो आप कम से कम नहीं 5-6 महीने या फिर 3-4 महीने बाद उस काम को आधे घंटे में भी कर सकते हो, आधे घंटे में भी कर सकते हो। यही आपका बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में। फिर आता है आपका बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उसके वजह से आप अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो और उनके बीच कोऑर्डिनेशन पैदा कर सकते हो। वो कैसे? मान लीजिए कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, आप ओनर हो, आप बॉस हो, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। आपने बनाया है परचेज डिपार्टमेंट बनाया है, एक आपने बनाया है सेल्स डिपार्टमेंट, एक आपने बनाया है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एक आपने बनाया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तो आप इनको देख सकते हो कौन सा अगर अच्छे से काम करता है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय आपका काम नहीं करता है, कौन सी डिपार्टमेंट आपका कौन सा एम्प्लॉय काम करता है। तो ये बेटर कंट्रोल आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की वजह से, और उनके बीच कोऑर्डिनेशन पैदा करता है कि उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर देता है। वो कैसे? जो आपका परचेज डिपार्टमेंट वाला एम्प्लॉय होगा वो सिर्फ आपका परचेज का काम ही करता है, सेल्स डिपार्टमेंट का वो सिर्फ सेल्स का ही काम करता है। तो इन्हें पता है कि हमें सिर्फ अपना काम करना है। ये सेल्स वाले लोगों के बीच, जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला है ये सिर्फ सेल्स का काम करता है, तो इनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपका परचेज डिपार्टमेंट के इनकी आपस में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो जाती है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत अच्छे से इनकी कोऑर्डिनेशन बन जाती है। लेकिन जो याद रखना, जो ये बेनिफिट है आपका बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर होगा, क्योंकि जो परचेज डिपार्टमेंट वाला सिर्फ परचेज पे ध्यान देता है और सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सिर्फ सेल्स पे ध्यान देते हैं। जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल पे ध्यान देते हैं, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन। तो जो इनके कोऑर्डिनेशन है इसे आपस के डिपार्टमेंट में ही बनती है, बाकी डिपार्टमेंट के साथ नहीं। तो नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज्ड मार्जिनल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसमें लिखा है आपका, इसका मतलब है कि जब कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क पे बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए देखता है, कोई भी मैनेजर या फिर कोई वर्कर, कोई भी मैनेजर या फिर कोई एम्प्लॉय किसी एक काम को बहुत देर तक करता है। मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय से आप एक काम को करते जाते हो तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे गलती होती है, कहाँ पे गलती नहीं होती है, कहाँ पे कोई पता लग जाता है क्योंकि वो देखा होता है कि कौन क्या करता है। तो वो उसमें एक्सपीरियंस्ड बन जाते हैं, उनको नॉलेज और उनकी स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो जिसके वजह से उसमें आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो भी मिनिमम एफर्ट्स के साथ। तो अगला आता है आपका अवॉइड डुप्लीकेशन में। तो अवॉइड डुप्लीकेशन का मतलब है कि कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी किसी भी काम में। जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला वो काम सिर्फ सेल्स का ही करता है, और जो परचेज डिपार्टमेंट वाला है वो सिर्फ परचेज का काम ही करता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला है तो वो परचेज का काम नहीं करता है, और सेल्स डिपार्टमेंट वाला फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम भी नहीं करता है, इसलिए कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग टास्क। फैसिलिटेटेड ट्रेनिंग टास्क मतलब है आपका कि कोई भी किसी भी सबऑर्डिनेट को किसी एक काम पे फोकस करना। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है उसे ट्रेनिंग दी जाएगी किसी फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर। तो अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। हम पे 4 डिसएडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। एक है इट ब्रिंग्स इन फ्लेक्सिबिलिटीज अमंग एम्प्लॉयज, सेकेंड है आपका इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, थर्ड आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और लास्ट आपका डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। तो हम देखते हैं पहला क्या है, इट ब्रिंग्स इन इनफ्लेक्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज। इसका मतलब है आपका कि जो आपके एम्प्लॉयज है उनके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मान लीजिए जैसे कि देखा था हमने आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट है, एक है आपका परचेज डिपार्टमेंट, एक है आपका सेल्स डिपार्टमेंट, एक है आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो जैसे कि आपके परचेज डिपार्टमेंट के अंदर 3 एम्प्लॉयज काम करते हैं, इसके अंदर 3 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो
यदि आप परचेज डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज़ को सेल्स डिपार्टमेंट में डालना चाहो, शिफ्ट करना चाहो किसी वजह से, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि इसे सिर्फ परचेज का ही काम आता है, इसे सेल्स का काम नहीं आता है। मान लीजिए कि जो ये परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, इसकी अपने मैनेजर से लड़ाई हो गई है और ये चाहता है कि ये सेल्स डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाए, तो ये आप नहीं कर सकते, इसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसे सिर्फ परचेज का काम आता है, इसे सेल्स का काम नहीं आता है। यदि वो इसको काम भी सिखाना चाहे सेल्स डिपार्टमेंट का, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है कि वो उसको बहुत जल्दी सेल्स डिपार्टमेंट का काम सिखा सके, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो इसमें शिफ्ट नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं इट ब्रिंग्स इनफ्लेक्सिबिलिटी अमंग एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट आता है आपका इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट आता है आपका इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मान जैसे कि 3 डिपार्टमेंट है, एक है परचेज डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है एक है, ये है ऑर्गेनाइजेशन। जो परचेज डिपार्टमेंट का है, ये बस अपने काम पे ही ध्यान देगा, जो इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब अपने अपने काम पे ध्यान देंगे, सब परचेज का काम पे ध्यान देंगे। जो सेल्स के अंदर एम्प्लॉयज़ है, वो सिर्फ सेल्स पे ही काम ध्यान देंगे, और जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, वो बस फाइनेंस पे ही ध्यान देंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देगा। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो धुंधला हो जाता है, क्योंकि सब अपने काम पे ध्यान देते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए काम नहीं करता। थर्ड आता है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। जैसे कि 3 डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इनके आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि जो इनके लिए बजट निकालेगा वो तो बॉस निकालेगा ना, टॉप लेवल वाला, वो तो बॉस निकालेगा। इनके लिए मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट के लिए 80 लाख का बजट निकाला है, परचेज डिपार्टमेंट के लिए 15 लाख का बजट निकाला है, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए 10 लाख का निकाला है। तो परचेज डिपार्टमेंट वाले और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाले बोले तो ऐसा ही बोलेंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा बजट निकाला है, तो हम काम क्यों करें। ऐसे इनके आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो यही आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में। लास्ट आता है आपका डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में नहीं बनती है। जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जैसे कि हम इसमें बताया था कोऑर्डिनेशन तो होती है सिर्फ डिपार्टमेंट के बीच। जैसे कि 3 डिपार्टमेंट हैं, एक है परचेज डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो जो परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में बनती है, बस सिर्फ विद इन द डिपार्टमेंट बनती है। वैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की कोऑर्डिनेशन बस आपस में ही बनती है, विद इन द डिपार्टमेंट, सेम टू सेम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी होता है। लेकिन जो इनकी कोऑर्डिनेशन है वो आपस में नहीं बनती है। परचेज डिपार्टमेंट वाले की सेल्स के साथ नहीं बनेगी, इनकी सेल्स वाले की फाइनेंस के साथ नहीं बनेगी, फाइनेंशियल वाले की सेल्स और परचेज के साथ नहीं बनेगी, इनके साथ नहीं बनती है। तो यही है डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल ऑफ कोऑर्डिनेशन। देख लेते हैं सूटेबिलिटी। इट इज़ द मोस्ट सूटेबल व्हेन, जो ये सूटेबिलिटी किसकी सूटेबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी, यानी जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो क्यों सूटेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन द सिंगल प्रोडक्ट। जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो कब सूटेबल होता है, जब हम किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, तब हम किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को जब बनाते हैं तब आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो और उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हो, तब ये सूटेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2 लाइन को याद कर लेना। धन्यवाद।